हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त नवीन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी मेरी जुबानी दोस्तों। अब एक दैनिक श्रृंखला शुरू की गई है। श्रृंखला ये है कि अगर कहानी सुनने के बाद आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके बताना कि आप कहानी कहाँ से सुन रहे हैं और आपका नाम क्या है। इसलिए अगली वीडियो में आपका नाम ज़रूर लूँगा। कृपया कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे लिए यह छोटा सा सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी दोस्तों। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके मन में सबसे पहले क्या आता है जब आप शब्द गांव सुनते हैं, तो बहुत से लोग कहेंगे कि नवीन भाई, हमारे मन में सबसे पहले ताज़ी हवा, हरियाली और सुकून आते हैं। यह बिल्कुल सच है कि ताज़ी हवा, सुंदर हरियाली और सुकून हमें गांव में मिल सकते हैं। वह हमें शहर में कभी नहीं मिल सकता। लेकिन मैं आज आप सभी को एक बात बताना चाहता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, दुनिया में जितनी भी सुंदर चीजें हैं उनमें भी कुछ बुरा पक्ष होता है। और यह सच है कि हमारा गांव जो हमारे दिल में बसता है उसकी भी एक बुरा पक्ष है। और मैं इसे क्यों कह रहा हूं, आज आप इन कहानियों से परिचित हो जाएंगे। और अगर सभी को कहानी और आवाज पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरा नाम आदर्श है और आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि एक घटना जो मेरे साथ मेरे बचपन में हुई थी, जब मैं सिर्फ 7 स्टैंडर्ड में पढ़ता था। आज भी मुझे इस घटना को पूरी तरह से याद है। हाल ही में मेरी गर्मी की छुट्टियां शुरू हुई और जब मैं स्कूल से घर वापस आया, मेरे चेहरे पर एक अलग तरह का उत्साह दिखाई दिया। जब मैं पहली बार घर में कदम रखा, मेरी मम्मी ने मुझे हंसते हुए देखा और मुझे बताया कि मैं आ गया हूँ। वह समझ गई कि मैं आ गया हूँ। तब मैंने कहा, हाँ मम्मी, गर्मियों की छुट्टियां अब शुरू हो गई हैं। अब 2 या 3 महीने तक स्कूल नहीं होगा। मेरी माँ ने मुझे बताया, गर्मी की छुट्टियां पड़ गई हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप पढ़ाई छोड़ देंगे, आप समय समय पर पढ़ाई करेंगे, लेकिन यह अलग है कि आप गर्मी की छुट्टियों में थोड़ा मस्ती भी जा सकता है। लेकिन समझ में आया कि पढ़ाई समय समय पर करनी चाहिए। मैंने अपनी माँ से कहा कि मुझे उन सब बातों की चिंता मत करो, मैं नियमित रूप से पढ़ाई करता रहूंगा और अपना होमवर्क भी करता रहूंगा, लेकिन मुझे एंजॉय करने से मत रोकना। मेरी मम्मी हंसने लगी और कहा, अच्छा, तुम्हें एक अच्छी खबर देनी है। तुम्हें पता है हम गांव जा रहे हैं। जब मैंने यह सुना तो मेरा उत्साह दोगुना हो गया, क्योंकि मैं पहले कभी गांव नहीं गया था। मैंने अपने गांव के बारे में सुना है कि यह बहुत खूबसूरत और शांतिपूर्ण है। जब मैंने यह सुना, मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि हम गांव जा रहे हैं कब और क्या डैड ने टिकट बनाए हैं। हाँ, 2 दिन बाद की टिकट है, मेरी माँ ने कहा। तू पहले हाथ धो ले और खाना खा ले। जब मैंने सुना कि 2 दिन बाद के टिकट हैं, तो मैं खुशी से नाचता हुआ बाथरूम में गया और हाथ धोकर वापस आया। उसके बाद 2 दिन कैसे कटे मैं नहीं जानता। मैं दिन रात सोचता रहता था कि कब समय बीत जाएगा और मैं गांव जाऊंगा। 2 दिन इंतजार करने के बाद आखिरकार वह सुनहरा अवसर भी आ गया, जब मैं और मेरा पूरा परिवार तीनों ट्रेनों में हमारे गांव जा रहे थे। और फिर मैं ट्रेन में चढ़ने पर बहुत खुश था कि मेरे पिता ने हमें हमारी सीट दिखाई। जब मैं सीट पर पहुंचा तो मुझे पता चला कि मेरे पिता ने विंडो सीट बुक की थी। तो मैं सीधा जाकर विंडो सीट पर चिपक गया और मैं बाहर देखने लगा कि मेरे पिता ने सब लगेज को मिलकर रख दिया और मेरी मम्मी वहीं आराम से बैठ गई। मैंने अपने पापा से पूछा कि हम गांव कब तक पहुंच जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि ट्रेन अभी चलने लगी है, उसके बाद ये हमें जितना जल्दी हो सकेगा हमारे गांव पहुंचा देगी। यह सुनकर मैंने बाहर देखना जारी रखा। ट्रेन धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन अचानक से उसने रफ्तार पकड़ ली और बाहर से सीधा हवा मुझे लग रही है। बाहर के नज़ारे देखकर मैंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था, लेकिन उस समय मैं बच्चा था, इसलिए तकरीबन 1 घंटे के बाद मुझे नींद आने लगी और मैं सो गया। जब मेरी आंखें खुली और मैंने देखा कि आसपास सब अंधेरा था और मेरे पिता मुझसे कह रहे थे कि उठो बेटा, स्टेशन आ गया है और हमें उतरना है। जब मैंने यह बात सुनी तो मैं उठा और अपनी आंखें मचाया। मैंने देखा कि आसपास अंधेरा था और मैंने कहा कि पापा, ट्रेन ने हमें रात को लाया था। तब मेरे पिता ने कहा कि अंधेरा लग रहा था क्योंकि अभी सुबह 4 बजे हुए हैं, थोड़ी देर में हर जगह रोशनी हो जाएगा। जब मैंने यह सुना तो मैंने कहा, ओके पापा। फिर क्या था? मैं, माँ और डैड तीनों ट्रेन से उतरे और रेलवे स्टेशन के बाहर एक टैक्सी में बैठ गए।
मैं धीरे धीरे बाहर का नज़ारा देखने लगा। जैसे जैसे टैक्सी चल रही थी, जैसे सुबह होती जा रही थी, मेरे गांव का दृश्य उस समय इतना सुंदर था कि मुझे लगता था कि मैं किसी गैस चेंबर से निकलकर स्वर्ग में आ गया हूं। मेरे पिता ने कहा कि देखो बेटा, यह हमारा गांव है, मैं यहीं पैदा हुआ हूं। हरियाली और ताज़ी हवा से मैं बहुत खुश हो रहा था। जब मैंने इस सुंदर गांव को देखा, मैंने कहा कि बाबा, आप बहुत लकी थे कि आपका बचपन यहाँ बिताया गया था। कितना सुंदर गांव है। उन्होंने मुझसे कहा कि हमारा समय बहुत अलग था बेटा, हम बहुत बदकिस्मत थे। बचपन में बहुत मुश्किल से कुछ खाने और पहनने को मिलता था, लेकिन एक बात में हम बहुत खुश थे, और यही बात थी कि हम इस खूबसूरत स्थान पर पैदा हुए और अंततः हमारे गांव के घर के पास पहुंच गए जब टैक्सी वहीं पर रुक गई। मेरे पापा ने मुझे बताया कि देखो बेटा, यह हमारा गांव का घर है। जब मैं टैक्सी से बाहर उतरा तो मैंने देखा कि दरवाज़ा बंद था। मेरे पापा ने मुझे कहा कि अब यह चाबी लेकर दरवाज़ा खोलो। मैं चाबी लेकर ताले के पास गया और ताला खोल दिया। मेरे पापा ने मेरी मम्मी से कहा कि घर की सफाई करो जब तक मैं अपनी बेटी को लेकर जाता हूँ। गांव में हमारे अपने सभी लोगों से मिलकर आता हूँ, तुम ले जाओ, मेरी मम्मी ने कहा। मेरे पापा ने मुझे बुलाया। बाद में मैं अपने पापा के पास गया और वे मुझे हाथ पकड़कर गांव में घूमने लगे। सभी लोग खुश हो रहे थे कि वे आ गए और मुझे मिलाकर बहुत खुश हो गए। सभी ने कहा कि हम बहुत समय से आपको नहीं देखा था और यह आपका बेटा है, बहुत प्यारा बच्चा है। और सब लोग यही सब बोल रहे थे। और फिर क्या हुआ? थोड़ी देर बाद हम घर वापस आए और मैं अपने गांव वाले घर में गया। मैंने देखा कि घर छोटा था लेकिन बहुत सुकून था। कोई मोबाइल न था, कोई टीवी नहीं था, बस सुकून था। इसीलिए मैं बस इधर उधर खेल रहा था। दिन धीरे धीरे बीत गए और मैं भी उत्साहित हो गया जब मैंने देखा कि मेरे घर के बाहर कुछ बच्चे लट्टू खेल रहे थे। मैंने अपने पापा से पूछा, जो वहीं बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, कि बच्चे क्या खेल रहे थे, मैं भी जाकर देखूं। उन्होंने कहा, हाँ क्यों नहीं, ये तुम्हारे भाई लोग हैं, क्योंकि सब लोग आसपास के हैं। फिर मैं उनके पास गया और उन्होंने मेरा नाम पूछा और धीरे धीरे यह बच्चों की तरह जान पहचान बन गया और मैं उनके साथ खेलने लगा। मुझे आज भी याद है, जब मैं उनके साथ खेल रहा था तभी गालियां और चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। मैं एकदम सन्न रह गया। जब मैंने यह सब सुना तब मेरे पापा उठकर खड़े हुए और बोले, कौन है, क्या हुआ? फिर मेरे पिता आगे की ओर चले गए और मैं भी उनके पीछे चलने लगा। मैंने देखा कि एक महिला लगभग 40 साल की रोती हुई वहां दहाड़े लगा रही थी और बहुत उल्टा सीधी बोल रही है। तब मेरे पिता ने उनसे पूछा, बहन जी क्या हुआ, आप क्या बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं? मेरे पिता ने उन आंटी को बताया कि क्या हुआ बहन जी, आप इतना क्यों रो रहे हैं? तब आंटी ने कहा, क्या बताऊं भैया, मैं काम से थोड़ी देर के लिए दुकान पर गया थी और मैंने सोचा कि अब दुकान पर जाने के लिए ताला लगाना चाहिए। मैंने कुंडी लगाई और दुकान पर सामान लेने चली गई, लेकिन जब मैं वापस आई तो मेरा फ़ोन चोरी हो गया, साथ ही मेरा सोने का मंगलसूत्र भी चोरी हो गया है। मुझे बताओ कि चोर लोग अपने गांव में बैठे हुए हैं, मैं क्या करूं, मैं क्या जवाब दूं? मेरे पति को कुछ समझ नहीं आ रहा है। पिछले महीने मैंने 15,000 रुपए का फ़ोन लेकर आया थी, लेकिन बताओ कि मैं वापस फ़ोन कहां से खरीद कर लाऊंगी? यह सब कहते हुए महिला ने बहुत गालियां दे रही थी और वह बार बार कह रही थी कि जिस किसी ने भी उसका फ़ोन चुराया है उसे वापस देना चाहिए, वरना परिणाम बहुत भयानक होगा। वह चिल्लाई जा रही थी और मेरे पापा ने कहा कि बहन जी, अगर ऐसा है तो यहाँ चिल्लाने और दाढ़े लगाने से कुछ नहीं होगा, आप मेरे साथ चले जाओ, मैं पुलिस में कंप्लेन लिखवाता हूँ। और आंटी ने कहा कि बेटा, तुम्हें पता नहीं है कि तुम बहुत सालों से विदेश में रह रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ के पुलिसकर्मी किसी काम के नहीं हैं, वे सिर्फ अपनी सैलरी लेने के लिए काम करते हैं। साल भर में गांव में लगभग 40 चोरियां हुई हैं, लेकिन कोई भी सामान वापस नहीं मिला, तो मैं क्या करूंगी? इतनी बड़ी गलती करने के बावजूद भी मैंने अंधा विश्वास किया कि कुछ नहीं होगा। मैं सामान लेने के लिए दुकान पर पहुंची तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया बेटा। आंटी रो रो कर रो रही थी और मेरे पापा उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे थे। आसपास के लोग भी आए और उन आंटियों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन आंटी बार बार यही बोल रही थी, जिसने मेरा सामान और फ़ोन चोरी किया है वह मुझे वापस देना चाहिए,
वरना परिणाम बहुत भयानक होगा। यही कहते हुए आंटी बेहोश हो गई और उसके बाद पड़ोसियों ने उनके मुंह पर पानी के छींटे मारे और उन्हें उनके घर पर छोड़कर आए। यह मेरे लिए बहुत डरावना था, क्योंकि यह मेरी पहली बार था जब मैंने किसी आंटी को ऐसा व्यवहार करते हुए देखा था, और मेरा जो खेलने का मन था वह खत्म हो गया और मैं अपने घर में वापस आ गया और मैं शांति से बैठ गया। रात को मेरे बाप ने मुझे कहा कि आज मैं तुम्हें प्राकृतिक एसी में सुलाऊंगा। उन्होंने कहा कि एक अच्छा मैट्रेस और पिल्लो भी ले लो, और मैंने कहा कि मैं वहां से कुछ ले जाऊंगा। रात ठंडी थी, इसलिए कुछ ओढ़ने के लिए भी ले जाना ठीक था। मैंने सारी चीजें उठाई और छत पर पहुंच गया, जहां तारे आसमान में चमक रहे थे और बहुत अच्छी हवा चल रही थी। मैं आज तक उस हवा को नहीं भूला हूं। ऐसा लगता था कि बस वहां पर मैट्रेस डालकर सो जाओ। लगभग 12 घंटे तक कोई आपको परेशान नहीं करता था। वह किसी भी 5 स्टार या लग्जरी होटल के कमरे में भी नहीं था। इसलिए मेरे पापा ने मैट्रेस को खाट पर रखा और कहा, ये लो, पहली बार खाट पर सो रहे हो, कैसा लगता है? जब मैं मैट्रेस पर लेटा तो मुझे लगा कि कुछ अच्छा लग रहा था। मैंने कहा कि पापा ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं? मैटर्स को निकालकर इसी खाट पर बिस्तरा लगाते हैं। और जब वह सो गया, मेरे पापा ने कहा, ठीक है, चल जाओ। उन्होंने मैट्रेस को नीचे रखकर वापस छत पर रखा, 2 पिल्लो लगाकर। सोने के बाद मेरे पापा लेट गए और फोन चलाने लगे। मैं भी वहीं लेट गया और उनके फोन में झांक रहा था। और फिर नॉर्मल अचानक सूसू आ गया और मुझे सूसू करना था, इसलिए मैं उठ गया और कहा कि मुझे इतनी अच्छी नींद आई थी कि मुझे वापस जाना होगा। फिर क्या हुआ? सोसू पर धीरे धीरे दबाव बढ़ने लगा और मैं करने के लिए नीचे जाने ही वाला था कि मैंने देखा कि वह आंटी जो दोपहर में ड्रामा कर रही थी और बहुत कुछ कह रही थी, वही शॉल उड़कर कहीं जा रही थी। मैं डर गया कि आखिरकार इतनी रात को, जब सड़कें और सब कुछ सुनसान थे, मैंने उन्हें वहीं पास के एक चौक पर कुछ करते हुए देखा। मेरे छत से दूर कुछ करते हुए। जो कुछ भी था वह कुछ काले जादू जैसा लग रहा था। उन्होंने एक नाइफ और शायद येलो कलर का कुछ, शायद नींबू लिया था, और उन्होंने वहां कुछ करके जमीन पर एक अजीब सा सिंबल बनाया। और मैं हर चीज को देख रहा था। जब मेरी एज बहुत कम थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे सारी चीजें नहीं देखनी चाहिए थी। और फिर मैं अपने पापा से कहा कि पापा देखो, आंटी वहां कुछ कर रही हैं। मेरे पिता नींद से उठ गए और वह खड़ा हो गया। उन्होंने ध्यान से देखा और देखा कि एक बूढ़ी औरत चौक पर कुछ कर रही थी। उन्होंने कहा कि ये औरत पागल है, क्योंकि इतनी रात को चौक पर जादू टोना कर रही है, या कोई और पागल है। इसलिए कहते हैं कि पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। ए अंधविश्वासी हो बेटा, इन सब बातों पर ध्यान मत दो। बुढ़िया पागल है, उसकी घर चोरी हो गई, उसको करने दो जो कर रही है। आओ सो जाओ, सो जाओ, उधर मत देखो। मेरे पापा ये सब बोल रहे थे और वह मुझे वापस खाट पर ले गए और मुझे सुला दिया। मैंने आंखें बंद कर ली, लेकिन जो कुछ मैंने देखा उसके बाद सो नहीं पाया। लेकिन पापा मेरे साथ थे, इसलिए मेरा डर कम हो गया। धीरे धीरे जब मैं अपने पापा को देखा, मेरा डर पूरी तरह से दूर हो गया। और कहते हैं कि डर आपको परेशान नहीं करेगा जब तक आपके पिता आपके साथ हैं। पहले तो मैं बहुत डरा हुआ था, फिर नॉर्मल हो गया और सो गया। सुबह सुबह हल्की धूप, चिड़िया चचा रही थी, और जब मैं उठा तो मैंने पापा को नहीं देखा। और जब मैं उठकर खड़ा हो गया, मेरे पापा छत पर आए और मुझे एक नीम की लकड़ी दी और कहा कि मैं दांत साफ कर लो। जब मैंने देखा, मैंने कहा, बाबा मैं भी इस लकड़ी से दांत साफ करूंगा। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा, रुक, मैं तुम्हें सिखाता हूं। उसके बाद मैं भी अपने पिता की तरह दांत साफ करने लगा। और वही सब करते हुए मैंने पापा से कहा कि रात में जो कुछ हुआ वह बहुत अजीब नहीं था। मेरे पापा ने कहा कि यह सब अंधविश्वासी लोगों का काम है। रात में ऐसा पागलपन करना यह सिर्फ अनपढ़ लोगों का काम है। भूल जा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अगर तुम यह सोचते रखेगा तो बस तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। इसीलिए भूल जा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैंने सोचा कि वह जो कर रही थी उसे करने दो। मैंने कहा, ओके पापा, अगर आप कहते हैं तो आप सही कह रहे होंगे। फालतू की चीजें। उनके पास क्या था, मैं भी अपने पापा को देखकर दतन से दांत साफ करने लगा। कुछ समय बाद उन्होंने मुझसे कहा, खुल्ला करो और नाश्ता करो।
इसके बाद मेरे गांव में मेरे नए दोस्त आ गए और मुझसे कहा, भाई हमारे साथ खेलो ना, ये अच्छा होगा। मैं भी खुश होकर उनके साथ चला गया और मैं खेलने लगा। जब मैं चौक पर पहुंचा तो मैंने देखा कि लोग वहां खड़े थे और बहुत कुछ कर रहे थे। एक आंटी ने कहा कि देखो, लगता है कि चोरी हुआ सामान उसी ने किया है। ये बहुत खतरनाक काला जादू है, जो भी करता है बहुत खतरनाक प्रभाव डालता है। ये बहुत तरस आ रहा है कि पता नहीं किसने चोरी की होगी। मैंने सुना है कि जब भी ये काला जादू किसी के ऊपर होता है, वह पागल हो जाता है, कुत्ता बन जाता है और नहीं जानता कि क्या होगा। जब मैंने ये सब सुना, मैं कुछ नहीं समझ पाया और मेरे साथी ने कहा, भाई भाई इनकी बात मत सुनो, नाना हम खेलते हैं। मैंने उनके साथ दिन बिताया और रात हो गई जब मैं वापस छत पर आ गया। मैं ठीक वैसे सो रहा था जैसे पापा और मैं खाट पर सोते थे। तभी मुझे बहुत प्यास लगने लगी। मैं उठ गया और देखा कि अंधेरा हो गया है और मुझे पानी पीने के लिए नीचे जाना पड़ेगा। मैं अब क्या कर सकता हूँ? मैंने कुछ ऐसा देखा कि मैं ऊपर से नीचे तक बर्फ की तरह जम गया और मेरी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह ठंडी हो गई। मैंने देखा कि एक आदमी मेरी बगल वाली छत पर बैठा हुआ था, जो पड़ोसी की छत थी, और वह अपनी जीभ निकालकर कुत्ते की तरह मुझे घूर रहा था। जब मैंने इस भयानक दृश्य को देखा तो मेरे पापा से कहा कि उधर कुछ है, उधर उधर देखो। फिर मेरे पापा ने पड़ोस की छत पर भी देखा, जहां उन्होंने उसी भयानक आदमी को देखा जो घूर रहा था और अपनी जीभ निकालकर कुत्ते की तरह दिखता था। मेरे पापा ने मुझे बचाने के लिए मेरे आगे खड़े हो गए और पापा बोले, तुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर वह पागल आदमी छत से सीधा नीचे कूद गया और वह जमीन पर गिरते ही तड़पने लगा। उसके हाथ और पैर टूट गए, उसके मुंह से खून निकलने लगा। मेरे पापा ने चिल्लाते हुए पूरे गांव को एकत्र कर लिया, क्योंकि वह इतना भयानक था कि सभी लोग घबरा गए। उस आदमी की हालत देखकर सब सन्न रह गए। फिर एक आदमी ने कहा कि वह निश्चित रूप से किसी ने काला जादू किया है। उस आदमी ने कहा कि यह सब काला जादू था, क्योंकि कुछ दिन पहले वह पूरी तरह से ठीक था। वह आदमी अपनी जीभ निकाल रहा था और उसके मुंह से खून गिर रहा था। धीरे धीरे उसके हाथ पैर चलना बंद हो गया। वह 2 मिनट में मर गया। अगर कोई उसे हॉस्पिटल ले जाता या उसे वहां से उठा पाता। और गांव के सभी लोग सन्न थे और बहुत डरे हुए थे, खासकर मैं। जब मैंने उस आदमी को अंधेरे में कुत्ते की तरह व्यवहार करते देखा तो मुझे इतना डर लगा कि मैं शब्दों में नहीं कह सकता था। मैंने भी सुना कि एक आदमी सिर्फ दारू पीता रहता था और हर सुबह शाम दारू पीता रहता था। फिर उसकी बीवी कहीं और चली गई और उसकी मां जिंदा नहीं थी, वह बहुत बीमार रहती थी। गांव वालों ने कई बार इसकी मां का इलाज करवाया, लेकिन वह सिर्फ दारू पीता था। मैं मानता हूं कि उस महिला के घर की चोरी इसी आदमी ने की होगी। तभी उस औरत ने कहा ही था कि वह कुछ करेगी। उसने काला जादू कर दिया और आप कुत्ते से भी बदतर हालात में मर गए। भगवान हमें ऐसे लोगों से बचाए। मुझे 2 दिनों तक नींद नहीं आई और मेरी तबीयत भी बिगड़ने लगी। मेरे बाबा ने मुझसे कहा कि तुम चिंता मत करो, यहाँ ज्यादा दिन रहना ठीक नहीं है, चलो चलते हैं यहाँ से। मैंने टिकट लिया है, कल वापस शहर चलेंगे। तुम वहीं रहोगे, तुम ठीक महसूस करोगे। फिर कुछ दिनों बाद मेरे बाबा मुझे वापस शहर ले। मैं रहने लगा तकरीबन 15 से 20 दिनों तक, और फिर धीरे धीरे उन बातों को भूल गया। फिर भी मैं हर बार याद करता हूं कि वह आदमी जमीन पर तड़प रहा था, उसके हाथ पैर हिल रहे थे, उसके मुंह से खून बह रहा था और पड़ोसी की छत पर कुत्ते जैसा व्यवहार कर रहा था। और मैं नहीं जानता कि कब मैं इन सब चीजों को सही ढंग से भुला पाऊंगा। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इसके बाद दोस्तों हम वापस श्रृंखला शुरू करेंगे जो मैंने कल आपसे कहा था। साथ ही जिन लोगों ने कल की कहानी सुनने के बाद कमेंट करते हुए अपना नाम और जगह बताया था, अब उन लोगों का नाम लेता हूं। पहला नाम है सिक्किम से संजीव तमांग। अगला नाम है असम से करिश्मा बेगम। अगला नाम है ढालीवाल पंजाब से संदीप सिंह। अगला नाम है नागपुर महाराष्ट्र से विष्णु। अगला नाम है पाली राजस्थान से मनीष गिरी। अगला नाम है पाकिस्तानी से हरीश। अगला नाम है दिल्ली से गौरव चौहान। अगला नाम है गोरखपुर से जसवंत चौधरी। अगला नाम है सहारनपुर उत्तर प्रदेश से अंकुर त्यागी। अगला नाम है असम से रिंकू। अगला नाम है गोधरा गुजरात से नरेंद्र सिंह बारिया। अगला नाम है बरगढ़ से उदय पठान। अगला नाम है रंगिया असम से उद्धव राजबोंगशी। अगला नाम है
उत्तर प्रदेश से दीपक। अगला नाम है ओडिशा से सागर कुमार पाल। अगला नाम है मणिपुर नागालैंड से नारायण। अगला नाम है नगीना बिजनौर से जैन मलिक। अगला नाम है सिलीगुड़ी से रवि कदम। अगला नाम है मुंबई से गणेश कनौजिया। अगला नाम है यूपी से यादव। अगला नाम है नागालैंड से CKM। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।